हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है बेटा गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम। ठीक है, सिंपली हम गॉस लॉ या गॉस थ्योरम भी कह सकते हैं इसको। तो देखिए गॉस लॉ क्या कहता है कि गॉस लॉ कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with a closed surface is always equal to the charge enclosed by epsilon naught। देखिए कैसे, मान लीजिए आपके पास ये कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है। इसके अंदर हमने चार्ज रख दिया बेटा, ये मान लिया Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, तो और ये Q3 चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज इनक्लोज के अगर, और ये मान लिया बाहर को हमने चार्ज ले लिया Q4। तो देखो आप यहाँ पे कि यहाँ पर जो नेट चार्ज है, हमने कहा कि चार्ज इनक्लोज का मतलब है कि इस एरिया के अंदर, ठीक है, जो चार्ज इस एरिया के अंदर है, ठीक है। जैसे कि मान लिया इधर क्या है Q1 Q2 Q3, तो यहाँ पर जो Q इनक्लोज्ड होगा वो किसके इक्वल होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। किसके इक्वल होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, ठीक है, इस एरिया के अंदर से या इस क्लोज सरफेस के अंदर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, उसको सिर्फ Q1 Q2 और Q3 ही प्रभावित करेंगे। जो उसके बाहर, क्लोज सरफेस के बाहर जो चार्ज प्रेजेंट है उसका उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसके अंदर चार्ज कौन सा है, Q1 Q2 और Q3, ठीक है। तो यहाँ पर Q क्लोज क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। अगर हम इसको सिंपल वे में देखेंगे, जैसे कि हम पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे, तो उस केस में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि उसमें क्या होगा। उसमें भी सेम ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, लेकिन गॉस ने हमारे को एक शॉर्टकट वे बता दिया, या एक कहिए कि एक इजी वे बता दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने का, कि अगर कोई भी क्लोज सरफेस होगा ना, कोई भी क्लोज सरफेस हो, चाहे कैसा भी क्लोज सरफेस हो, तो उसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके अंदर से जो पास होगा वो किसके इक्वल होगा, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आपको पता है कि पीछे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे इक्वल आता था, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे इक्वल होता था इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। तो इसकी जगह, फाई की जगह हम क्या भी लिख सकते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ, क्लोज्ड इंटीग्रल का मतलब है यहाँ पर, या सरफेस इंटीग्रल कह सकते हो आप इसको, ठीक है। ये जो सर्कल हमने बनाया है इंटीग्रेशन साइन के ऊपर, इसका मतलब क्लोज सरफेस। तो ये मतलब पूरे सरफेस के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होगा, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू में चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आपको पता ही है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, गॉस लॉ को हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं, गॉस लॉ और गॉस थ्योरम इज ऑल्सो स्टेटेड एज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। ये किसी को दिखा रहा है क्लोज सरफेस, या ये कहिए सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस इज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाई इट इन वैक्यूम। देखो यहाँ पर भी हमने लिखा इनक्लोज्ड बाई, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा हमने चार्ज इनक्लोज्ड, इधर भी लिखा है चार्ज इनक्लोज्ड। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी क्लोज सरफेस की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर के चार्ज को ही हम सिर्फ कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसको आसानी से, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, समझने जैसा कुछ ज़्यादा है नहीं, ओके बेटा। अब देखते हैं इसका प्रूफ कि ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमेशा ऐसे कैसे ही आएगा। तो कल हमने एक एग्जाम्पल किया था जिसके अंदर हमने किसी एक सर्कुलर रिंग का, एक स्फीयर का हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहाँ पर फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो उसी एग्जाम्पल को यहाँ कंसिडर करके मैं इसको प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक क्या स्फीयर है, ठीक है, और इसके सेंटर पर कोई चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, इसके सेंटर पर कोई प्लस क्यू चार्ज रखा है। तो इसके सरफेस पे हमने क्या किया, एक पॉइंट पी मान लिया बेटा, ठीक है। और इस पॉइंट पी के चारों तरफ क्या मान लेंगे हम, एक स्मॉल सरफेस एरिया, ठीक है। सिंपली कह सकते हो आपको ds। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके। अब इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और जो एरिया वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्या आपका एन कैप, यानी कि जो एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो थीटा यहाँ पे क्या हो गया, 0 डिग्री, ठीक है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, पॉइंट चार्ज का। हम पिछले
चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद स्फेरिकल सरफेसेज, तो कहता है कि इस पूरे सरफेस की अगर हम बात करें बेटा, तो इस पूरे सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू में सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। ठीक है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस को हम क्या लिख सकते हैं, ई डी एस कोस ऑफ थीटा, ई डी एस कोस ऑफ थीटा। ई की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से क्या है, 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी एस। अब देखो ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी, इसको हम बाहर निकाल देंगे। इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ओके, देखो मैं सिंपली यहाँ करके दिखाता हूँ। इसको हमने कैसे किया, 1/4πε0 इंटू में क्यू बाई आर स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर डी एस। ठीक है, अब आपके दिमाग में आना चाहिए सर कोस थीटा कहाँ गया। मैंने अभी भी क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, यानी कि बिकॉज थीटा इज इक्वल टू में 0 डिग्री। ठीक है, अगर थीटा 0 होगा तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, कोस 0 क्या हो जाएगा, 1। ओके, अब ये देखो ये क्या है, ds स्मॉल एरिया हमने जो कंसीडर किया था उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा। तो स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4πr स्क्वायर। तो इसके जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 4πr स्क्वायर। मैंने क्या किया, 1/4πε0 इंटू में क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू में 4πr स्क्वायर। 4π से 4π कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या आ गया, क्यू अपॉन में ε0 पे। ठीक है बेटा, तो ये हमने कल भी किया था ऐसा ही एग्जाम्पल, जो कि हमने इसके अंदर प्रूफ में किया है। लेकिन एक बात देखिए आप कि यहाँ पर भी जो इस स्फीयर का जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके अंदर से पास हो रहा है वो किसके कोला है, क्या वो अपॉन में ε0, यानी कि सिंपली हम ये कह सकते हैं चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में ε0। और गॉस थ्योरम भी क्या कहती है, गॉस थ्योरम भी यही कहती है कि किसी भी प्रकार का क्लोज सरफेस हो उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो किसके इक्वल होगा, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में ε0। ठीक है, तो दोनों केस में ही चाहे आप कैसे भी करिए, चाहे आप गॉस थ्योरम को करके कंसिडर करके करिए या सिंपल मेथड से जो हम पहले कर रहे थे उससे आप क्वेश्चन को डिराइव कीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हर केस में एक जैसा आएगा। लेकिन ये क्या है, ये एक इजी वे है। ठीक है, हम गॉस थ्योरम का यूज कर किसी भी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड से हम अगर हमें इस चार्ज को सेंटर से कहीं और डिस्प्लेस कर देता है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है और जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस होती है। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। तो ये तो थी वो एग्जाम्पल लिया था बेटा जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर मैं जनरल एरिया की बात करूं तो या तो स्फीयर है, आपको जरूरी नहीं स्फीयर हो, ये क्लोज सरफेस ऐसा इरेगुलर शेप का भी हो सकता है। ठीक है, तो जनरल प्रूफ क्या है इसका, लेट अस कंसीडर ए क्लोज सरफेस ऑफ इरेगुलर शेप। अब हमने माना, पहले तो हम रेगुलर शेप का यानी कि एक स्फीयर मान लिया था बेटा। ठीक है, अब की बार हम स्फीयर कंसीडर नहीं कर रहे हैं, पहले वाले में चार्ज भी हमने सेंटर में रखा था। ठीक है, पहले वाले एग्जाम्पल में या प्रूफ में, इस प्रूफ के अंदर हम चार्ज को भी किसी और दूसरी जगह पर रखेंगे। तो मान लीजिए आपके पास एक क्लोज सरफेस है जिसकी शेप कैसी है, इरेगुलर शेप। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए हमने क्या किया, एक प्लस क्यू चार्ज लिया और उसको इसके अंदर कहीं पर भी रख दिया, जरूरी नहीं सेंटर पे, सेंटर से हटके भी हम इसको रख सकते हैं। लेट अस कंसीडर ए पॉइंट पी ऑन दिस क्लोज सरफेस एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम पॉइंट चार्ज। कहता है कि बेटा इस जो पॉइंट चार्ज या चार्ज हमने रखा प्लस क्यू, इससे आर डिस्टेंस पे, किसी आर डिस्टेंस पे हम क्या करें, एक पॉइंट पी कंसीडर कर लें। ठीक है, ये पॉइंट पी है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमने ये मान ली, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या मान लिया हमने, थीटा। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है किसके इक्वल होगा, क्यू अपॉन में 4πε0 इंटू आर स्क्वायर, या सिंपली ये कह सकते हो 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, एक ही बात है। ठीक है, अब हमने क्या किया बेटा, एक स्मॉल एरिया माना ds इस पॉइंट पी के चारों तरफ। ठीक है, और जो कि मैंने अभी बताया कि उस जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना मान लिया हमने, थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ या क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। ठीक है, अगर आप कोस थीटा लगाते हो तो यहाँ पर वेक्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है, ई ds कोस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कोस थीटा आता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ डॉट प्रोडक्ट शो कर रहे हैं तो हमें कोस थीटा लगाने की आवश्यकता नहीं है, और अगर वेक्टर लगा रहे हैं यहाँ पे तो कोस थीटा लिखने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन फर्स्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है, वो यहाँ पर रख दो, क्या वो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर स्क्वायर इंटू डी एस कोस ऑफ थीटा। अब देखो बेटा ये टर्म इसको मैं बाहर निकाल लूँ, कॉन्स्टेंट है, क्या हो गया, क्या वो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल ली, क्या बचा सिर्फ क्लोज इंटीग्रल ऑफ या सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ना तो चार्ज सेंटर पे रखा है, ना तो चार्ज सेंटर पे रखा है, और ना ही जो सरफेस हमने कंसिडर किया है ये रेगुलर शेप का है, ठीक है। तो रेगुलर शेप वाले में तो हमें पता है कि स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, या अगर कुछ और लेते हैं तो उसका एरिया मतलब क्यूब है तो उसका एरिया कुछ और होता है, तो वो उसका एरिया लगभग हमें पता होता है। लेकिन इरेगुलर शेप के केस के अंदर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो सॉरी इरेगुलर शेप के अंदर हमें एरिया तो उसका पता नहीं है कि भाई इसका एरिया क्या होगा, और एरिया निकालना बैठ गए तो क्वेश्चन लंबा होता चला जाएगा। तो हम सिंपली क्या करते हैं, देखिए कि ये क्या है, ये जो टर्म है ना क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, कहता है कि ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो पूरा ये जो सरफेस है ये इस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट पर क्या रखा है चार्ज रखा है, इस पॉइंट के ऊपर कितना सॉलिड एंगल बनाएगी, ठीक है, कितना सॉलिड एंगल बनाएगी। तो यह सिंपली कह सकते हो कि अगर मान लिया ये स्फेरिकल शेप का तो इसका एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसे आर स्क्वायर से आर को कैंसिल आउट। अदरवाइज हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर ये रेगुलर शेप का तो क्या लिखेंगे, कहता है ये जो इंटीग्रल है क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, इसकी इक्वल होगा 4 पाई, यानी कि दैट इज टोटल सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय क्लोज सरफेस एट एनी पॉइंट इनसाइड इट। किसी भी पॉइंट के ऊपर ये जो टर्म है ये उसके सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। और सॉलिड एंगल की वैल्यू क्या होगी 4 पाई के इक्वल। तो यहाँ पे हमने क्या किया बेटा 4 पाई पुट कर दिया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, क्या आ गया, क्या हुआ अपॉन में इधर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, क्या आ गया नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू में क्या हुआ अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्या हुआ अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा देखिए यहाँ पे गॉस थ्योरम से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किया जा रहा है, और अगर हम उसको पुराने पैटर्न पे फॉलो कर रहे हैं तो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आ रही है सेम, ठीक है। तो इसलिए हमें ये बात क्या होती है प्रूव हो जाती है कि जो अगर किसी भी क्लोज सरफेस का अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेंगे तो वो क्या होगा चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम बात करते हैं कुछ कन्वेंशंस की, ठीक है, हम क्या क्या कन्वेंशंस यहाँ यूज करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये हमने कोई एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया बेटा, ठीक है, अगर हमें कोई पॉइंट चार्ज इसके अंदर रखा है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से हमें क्या करना है, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, इस पॉइंट पी के ऊपर, तो देखो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो यहाँ पर एरिया वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी ये वाली, और मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी क्या है इधर, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा बेटा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ध्यान रखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बाहर की तरफ होगा, और क्लोज सरफेस के अंदर आपको पता है एरिया वेक्टर हमेशा बाहर ही होता है। अगर ओपन सरफेस होता ना ऐसे, ठीक है, ये ओपन सरफेस था, तो इस केस में मान लिया फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इस केस में बेटा हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि हम सिंप्लिसिटी के लिए हम स्मॉल एंगल को कंसिडर करते हैं, अदरवाइज एरिया वेक्टर डायरेक्शन इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है, इसमें ना तो कुछ इनवर्ड होता ना आउटवर्ड होता। ये कौन सा सरफेस है, ओपन सरफेस, लेकिन क्लोज सरफेस के अंदर हम एरिया वेक्टर डायरेक्शन हमेशा क्या लेंगे, आउटवर्ड लेंगे, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कहाँ है, बाहर की तरफ है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कैसा एंगल होगा, एक्यूट। एक्यूट एंगल का मतलब है 0 से 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, एक्यूट। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। कैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि एंगल कैसा बन रहा है, एक्यूट, ठीक है बेटा। अगर ये मान लिया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस है, अगर इस पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूँ तो देखो एरिया वेक्टर तो ऑब्वियस सी बात है बाहर की तरफ ही जाएगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, इनवर्ड है, उधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आउटवर्ड थी, इधर इनवर्ड है, तो इस केस में जो एंगल बनेगा ये कैसा होगा, ऑब्ट्यूज। कैसा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब है कहाँ से कहाँ करेगी, 90 से 180 डिग्री के बीच में एंगल होगा। 90 और 180 के बीच का जो एंगल है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है बेटा। तो इस केस में जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि जो एंगल बन रहा है वो कैसा बन रहा है, ऑब्ट्यूज,
ठीक है। सिंपली इसको एक तरीके से और भी समझ सकते हैं हम कि अगर मान लो क्लोज सरफेस के अंदर कोई प्लस क्यू चार्ज रखा है, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो पॉजिटिव चार्ज के केस में आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, आउटवर्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ होती है, आउटवर्ड। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इस केस के अंदर जो एंगल बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा, ठीक है। क्योंकि एरिया वेक्टर फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो एरिया वेक्टर मान लिया फॉर एग्जांपल इधर है, तो जो एंगल बनेगा वो 90 से छोटा होगा, ठीक है। तो हमेशा कैसा एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर हम बात करते हैं कि इस सर्कल के सेंटर पे नेगेटिव चार्ज रखा है, ठीक है, सर्कल के सेंटर पे नेगेटिव चार्ज रखा है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, अंदर की तरफ जाएंगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, सिंपली कह सकते हो आप इनवार्ड, ठीक है। और इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो एरिया वेक्टर मान लिया इस साइड डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आपकी ये है, तो इसके अंदर जो एंगल बनेगा वो ये वाला एंगल बनेगा, ठीक है। सॉरी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन नहीं बेटा। अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा काट देता हूँ, इस पॉइंट पर समझाता हूँ आपको ताकि दिक्कत ना हो। देखिए इस पे, अब देखो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। और अगर मान लिया एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या आएगी, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो किस किस के बीच में बनेगा, इस एरिया वेक्टर के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो जो एंगल यहाँ होगा वो कैसा होगा, ऑब्टूज, ठीक है, कैसा एंगल होगा, ऑब्टूज। तो इस केस में जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हो, अगर क्लोज सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज रखा है तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव चार्ज रखा है तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा आएगा, नेगेटिव। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। इसमें इतना ही, थैंक यू।